लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। तो अब सॉलिड फेज लिक्विड फेज की अगर हम बात करते हैं तो लिक्विड फेज के अंदर ये दो चीजें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसके अंदर आपका सबसे पहले जो है वो पानी आ जाता है, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। पानी ना सिर्फ पौधों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका फोटोसिंथेसिस में भी जो है वो बहुत क्रिटिकल रोल है। एंड देन विथ वेरिंग अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और इसके लिक्विड फेज के अंदर क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स की वेरिएबल अमाउंट्स होती हैं। ऐसे नहीं है कि सारे न्यूट्रिएंट्स एक जैसे हैं, नहीं, इसके अंदर वेरिएबल अमाउंट होता है। कोई चीज ज्यादा होगी, कोई चीज बहुत कम होगी, कोई बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर इसके अंदर हर वक्त एट अ टाइम हर वक्त हर किस्म के न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर होते, तो हम आजकल क्यों लाखों रुपए जो है वो फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो है वो खर्च कर रहे हो। तो बेसिकली ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये इसके अंदर डिजॉल्व होते हैं आपके लिक्विड फेज के अंदर। प्लांट की रूट्स बेचारी क्या करती हैं, वो इस पानी को जो है वो अपटेक करती हैं या ड्रॉप करती हैं। एंड एट द एंड वहां से क्या होता है कि आपके जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी जो है वो प्लांट अपटेक कर लेता है। अब तीसरा, गैसियस फेज। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यार पिछली दो स्लाइड्स में इतनी खूबसूरत सी तस्वीरें लगा दी गई थी, यहाँ पर कोई तस्वीर नहीं है। तो यहाँ पर तस्वीर इसीलिए नहीं है क्योंकि हम गैसेस को देख नहीं सकते। वी कैन नॉट सी द गैसेस, और उनकी कोई तस्वीर भी नहीं निकाल सकता। मुझे बीच में एक ख्याल आया था कि मैं यहाँ पर एक सिलेंडर की तस्वीर रख दूँ और आप लोगों को कहूँ कि भाई ये जो है वो एक जो है वो गैस की मिसाल है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो गैस कंपोनेंट जो है वो, गैसियस फेज का मतलब है एयर। जमीन के अंदर भी हवा होती है। अगर जमीन के अंदर हवा ना होती तो ये कीड़े मकोड़े चींटियां कैसे रह रहे हैं। जो भी चीज है उसको रेस्पिरेशन करनी है, और उसको रेस्पिरेशन करने के लिए एयर चाहिए। तो गैसियस फेज का मतलब ये है कि वो हिस्सा जमीन का जिसके अंदर एयर होती है। और मैंने आपको बताया कि 25% हमारी जमीन के अंदर सिर्फ एयर होती है। सॉइल इज जनरली पोरस कंटेनिंग मैंगनीज एसिड। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि सॉइल जो है वो एक पोरस मटेरियल है, यानी कि उसके अंदर छोटे छोटे से जो है वो सुराख होते हैं, जिनके जरिए जो है वो एयर और पानी जो है वो उसके अंदर दाखिल भी हो सकते हैं और वहां से बाहर भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि भाई ऑक्सीजन जो है वो, जो एयर के अंदर ऑक्सीजन है वो रूट्स को चाहिए। देखें, प्लांट के लिए हम कहते हैं कि भाई प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है बदले में। लेकिन इसकी जो रूट्स है वो उल्टी है। रूट्स जो है वो उल्टी है प्लांट्स की। रूट्स जब रेस्पिरेशन कर रही होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, लेकिन ऑक्सीजन अपटेक करती है। उसको रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। बाकी जो आपका अबव द ग्राउंड पार्ट है उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है। लेकिन रूट बिल्कुल ह्यूमंस की तरह जो है वो काम कर रही होती है कि वो रेस्पिरेशन के लिए इनहेल जो है या इनटेक जो है वो ऑक्सीजन कर रही होती है, और जो है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है। अब ये जो लास्ट वाला जो आपका पार्ट है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जब आप बहुत ज्यादा मिकदार में पानी दे देते हैं सॉइल को, व्हेन द सॉइल इज सेचुरेटेड विथ वाटर। सेचुरेटेड का मतलब होता है आप उसको तर कर दें, फुल आप पानी से भर दें, नो एयर इज लेफ्ट इन द पोर्स वहां पर। क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई एयर और जो है वो वाटर का सॉइल के अंदर बहुत इंटर रिलेशन है। ये एक साथ साथ हो रहे होते हैं, क्योंकि पोर्स जो हैं उनके अंदर दो ही चीजें मिलती हैं, या तो उसके अंदर हवा होगी या उसके अंदर पानी होगा। अल्लाह ने क्या किया है कि हवा के लिए जो है वो छोटे पोर रखें, ताकि उसमें से हवा आराम से पास भी हो जाए, और अगर जब जरूरत को हो तो ना भी हो। और पानी के लिए जो है वो मैक्रोपोर्स रखे हैं। बेसिकली इसको हम कहते हैं पोरोसिटी, नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पोर। अब इसके अंदर पोर स्पेस परसेंटेज भी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो है वो हम इस चीज को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आगे। तो क्या होता है कि जब आप जमीन को बहुत ज्यादा मिकदार में पानी दे देते हैं तो जो माइक्रोपोर्स होते हैं जिनमें आमतौर पर हवा होती है, वहां भी पानी भर जाएगा। अब वहां पर अगर पानी भर गया तो आपकी रूट्स रेस्पायर कैसे करेंगी। हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि रूट्स को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन जिन पॉकेट्स में या जिन पोर्स के अंदर मौजूद थी वहां पर तो अब पानी आ गया। तो आपके प्लांट्स ग्रो कैसे करेंगे।
यही वजह होती है कि जब आप किसी भी फसल को या किसी भी पेड़ पौधे को बहुत ज्यादा पानी दे देते हो तब भी वो मर जाता है। वो मरता शौक में है, क्योंकि ऐसी कंडीशन को जहाँ पर सॉइल के सारे पोर्स पानी से भर जाएं तो उसको हम कहते हैं वाटर लॉग्ड सॉइल। यानी कि यहाँ पर लॉगिंग हो गई है, अब पानी हर जगह पर बह गया है, बस गया है, अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। फिर इसी वजह से हम कहते हैं कि भाई देयर इज अ बैलेंस। सॉइल्स हो, नेचर हो, ये केमिस्ट्री हो, ये एक बैलेंस पे चलती है। अगर आप उस बैलेंस को थोड़ा सा भी जो है वो ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे तब भी फंसेंगे, अगर उससे थोड़ा नीचे जाने की कोशिश करेंगे तब भी फंसेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर ही आती है कि भाई हम जमीन को पानी एक मखसूस अमाउंट में क्यों देते हैं। ये इसी वजह से ही देते हैं कि अगर एयर का और वाटर का सॉइल के अंदर जो बैलेंस है वो भी अगर आपका जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो उससे होगा ये कि आपके रूट्स को जो एयर चाहिए रेस्पिरेशन के लिए वो नहीं मिलेगी, और वो जब नहीं मिलेगी तो अल्टीमेटली आपके प्लांट्स जो हैं वो डाई हो जाएंगे। अब क्योंकि साइंस है, सॉइल साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसकी ब्रांचेस को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि लास्ट टाइम की ब्रांचेस के हवाले से एक या दो एमसीक्यूज आए थे, तो मैंने इस बात को जो है वो जरूरी समझा कि मैं इसके अंदर जो है वो इन सारी चीजों को जो है वो इनकारपोरेट करूं। तो देखिए, सॉइल साइंस एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है, यानी कि इसमें बहुत सारी फील्ड्स के जो इल्म है या कॉन्सेप्ट्स हैं या थ्योरीज हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि फिजिक्स, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि बायोलॉजी, ठीक है। रॉक्स के बारे में आप पढ़ेंगे तो वहां पर जियोलॉजी होगी, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर एनवायरनमेंट आ जाएगा। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है, यानी कि ये एक मखसूस डायरेक्शन में नहीं चलती। जैसे हम मैथ की एग्जाम्पल ले लें तो मैथ में कोई रूल किसी चीज का फॉलो नहीं होता, मैथ सिर्फ मैथ होता है। वो मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस नहीं है, उसमें आप केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत नहीं पढ़ते हो, थोड़ा बहुत फिजिक्स का पार्ट नहीं होता वहां पर, थोड़ा बहुत बायोलॉजी नहीं होती, वहां पर नंबर्स है और नंबर्स की गेम्स है। तो इसको हम कहते इनको इसी साइंस को हम कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड साइंस, जो कि एक ही डायरेक्शन में चले और उसमें कोई भी अच्छी चीज जो है वो आप इधर उधर की ना पढ़े। सॉइल साइंस जो है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है जिसमें बहुत सारे डोमेन्स या बहुत सारे सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं ताकि आप उन, क्योंकि इसका रोल है उन चीजों में। तो इसकी जो है वो इन टोटल 9 ब्रांचेज हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको जो है ये सारी की सारी जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो लुक आफ्टर करवाऊं, क्योंकि जितना भी काम या जितने भी टॉपिक्स मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा इन सारी ब्रांचेस में से ही होंगे। अगर आपको अल्लाह ताला ने थोड़ी सी भी जो है वो नॉलेज दी है तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ ये चीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब इसका ताल्लुक फाइल साइंस की फला ब्रांच से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो ब्रांच है वो है सॉइल जेनेसिस, ठीक है। सॉइल तो आपको पता चल गया कि भाई जमीन का ऊपर वाला हिस्सा जहां पर हम पौधे उगाए। जेनेसिस का मतलब क्या है? जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, कैसे बनती है, कैसे उसकी तख्लीक हुई। तो मैं यहाँ पर आपको बात बता दूं कि जो जमीन आपको नजर आ रही है ये एक दिन का काम नहीं है, या एक महीने में नहीं बनी, एक साल में भी नहीं बनी, एक सदी भी नहीं लगी इसको, हजारों साल लगते हैं 1 फुट जमीन बनाने के लिए। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी नहीं रुकता। मिनरल्स टूटते हैं, रॉक्स टूटते हैं, उनकी वेदरिंग हो रही होती है, उनमें से कंपाउंड्स एक जगह पर जमा होते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट एक्ट करता है, बारिशें होती हैं, ये होता है वो होता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपकी जमीन वहां पर बनती हुई जाती है। तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं आपको 1 फुट या 1 मीटर जमीन बनाने के लिए। तो सोचें कि अल्लाह ताला ने ये इतनी सारी जमीन कैसे बना ली, ऐसे तो नहीं बनी। तो ये ब्रांच जिसको हम कहते हैं सॉइल जेनेसिस, इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि भाई वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अब रॉक्स क्या है, मिनरल्स क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे। वेदरिंग का मतलब होता है कि उनका टूटना, वेदरिंग कैसे होती है, उनकी वेदरिंग कैसे हुई, कौन कौन से प्रोसेस इनमें इन्वॉल्व है, क्योंकि ये दो बेसिक चीजें हैं जिससे आपकी जमीन बनी है, एक मिनरल दूसरा रॉक। अब ये टूटे हैं, कैसे टूटे हैं, इनमें से क्या क्या चीजें निकली है, कैसे ये जमीन बनी,
ये सारी की सारी चीजें सॉइल फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ते हैं सॉइल जेनेसिस में। कहीं कहीं पर इसके साथ टेक्सोनॉमी भी लगाई जाती है, या इसको कहा जाता है सॉइल जेनेसिस एंड टेक्सोनॉमी, या फिर सॉइल जेनेसिस एंड क्लासिफिकेशन। कहीं कहीं पर सॉइल टेक्सोनॉमी या सॉइल क्लासिफिकेशन एक अलग अलग ब्रांच करके पढ़ाई जाती है, लेकिन ये दोनों इंटर रिलेटेड है। अब जमीन तो बन गई आपकी, आपने वेदरिंग पढ़ ली कि भाई रॉक्स कैसे वेदर होते हैं, मिनरल्स कैसे वेदर होते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, फिजिकल प्रोसेसेस कौन से हैं, केमिकल प्रोसेसेस कौन से हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कौन से हैं। उसके बाद जमीन कैसे बनी, कितना टेम्परेचर था, तो ये ऐसी किस्म की। अब देखिए हर जगह पर तो जमीन नहीं है, ठंडे इलाकों में आप जाओगे तो वहां पर आपको अलग किस्म की जमीन मिलेगी, गर्म इलाकों में जाओगे तो आपको अलग जमीन मिलेगी, साहिल समंदर के किनारे पे जाओगे वहां पर अलग जमीन है, दरिया के किनारे जाओगे वहां पर अलग जमीन है। तो ये कैसे, क्यों? ये सिर्फ इस वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स की वजह से आपकी जमीनें चेंज है। हम कहते हैं कि भाई ये जो आपका बेल्ट है बीच का सेंट्रल बेल्ट, जिसमें हैदराबाद आ गया, मटियारी आ गया, टंडोला आ गया एंड मीरपुर खास आ गया, यहाँ की जमीन सोने की जमीन है। भाई क्यों सोने की जमीनें हैं, यहाँ से कोई डायमंड्स निकलते हैं? नहीं। इनकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, यहाँ की जमीन में जो फसल लगाओ बहुत अच्छी पैदावार देता है। तो सॉइल जेनेसिस में हम क्या करते हैं, सॉइल जेनेसिस में हम ये पढ़ते हैं कि जमीन बनी कैसे। रॉक्स टूटे हैं तो कौन से रॉक्स अगर टूटेंगे तो कौन सी जमीन बनेगी, कौन से मिनरल्स मिलके कौन सा रॉक बनाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो सॉइल फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको नॉलेज चाहिए वो आप पढ़ते हैं सॉइल जेनेसिस में। जेनेसिस का मतलब ही यही है, टू फॉर्म। किसी चीज के बनने को हम कहते हैं जेनेसिस। तो फॉर्म से निकला है फॉर्मेशन, और इसी वजह से सॉइल जेनेसिस के अंदर हम पढ़ते हैं सॉइल फॉर्मेशन के बारे में। अगर और डीप जाएं तो इसके अंदर जो स्पेसिफिक टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं वो होती है गैदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, और उनमें इन्वॉल्व जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में जो है वो यहाँ पर जो है वो पढ़ा जाता है। दूसरी इसकी ब्रांच है सॉइल सर्वे। सर्वे बहुत कॉमन नाम है, हम आमतौर पर बहुत सारी चीजों में सर्वे कर रहे होते हैं, तो सॉइल की भी सर्वे होती है। अब सर्वे अगर आपको कहा जाए कि भाई जाओ इस इलाके में सर्वे करके आओ, तो उसका कोई मकसद होगा। मिसाल के तौर पे आपको कहा जाए कि भाई जाओ ऐसे घरों की सर्वे करके आओ जिसमें भेड़ बकरियां हो या जानवर हो, तो आप जाओगे वहां से पूछोगे उनसे कि भाई किन किन के घरों में जो है वो जानवर हैं। फिर वहां से आप फिर दूसरी भी डेटा जमा करके आओगे कि भाई चलो जानवर तो इनके पास है, अब इनके पास कौन कौन से जानवर हैं, उनकी उम्रें कितनी हैं, उनके बच्चे कितने हैं, कलर कौन सा है, नस्ल कौन सी है। तो इसको हम कहते हैं सर्वे। सर्वे का मतलब होता है कि उसकी एग्जामिनेशन करना, सिस्टमेटिक वे में किसी चीज का जो है वो मुशायरा करना, या उसकी एग्जामिनेशन करना, या उसको जो है वो पढ़ना लिखना देखना, उसको हम कहते हैं सर्वे। अब सॉइल्स की सर्वे में हम क्या करते हैं, सॉइल्स की सर्वे में हम उसकी सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करते हैं। सबसे पहले तो एक एरिया में रुक जाएंगे, वहाँ की सॉइल को अपनी आंख से देखेंगे, फिर वहाँ से सैंपल कलेक्ट करेंगे, फिर इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमें देखते हुए नजर आई, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो लेबोरेटरी एनालिसिस के बाद हमें नजर आई, उनकी बिहाफ पे हम क्या करेंगे, इनकी डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। डिस्क्रिप्शन बनाने का मकसद ये होता है कि आप उसके ऊपर डिटेल्ड रिपोर्ट बनाएं। अब जब हम डिटेल्ड रिपोर्ट बनाएंगे तो बहुत सारी सॉइल्स हैं, पूरी सिंध की सॉइल्स का आप सर्वे करके आओगे तो आपको पता चल जाएगा। अब उनमें क्या होगा, कुछ इलाके ऐसे होंगे जो आपस में एक जैसे होंगे, जहां पर खुसूसियात एक जैसी होंगी जमीन की, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। अब सॉइल की सर्वे का काम ही यही है कि भाई उनको एग्जामिन करना, उनकी डिस्क्रिप्शन लिखना, और फिर उनको क्लासिफिकेशन करना। अब ये तीनों काम करते क्यों हैं हम? करते इसी वजह से हैं ताकि आप इसको मुख्तलिफ अमल में लेकर आए, यूज कर सकें। हर जमीन के ऊपर आप बाग नहीं लगा सकते, और हर जमीन के ऊपर आप जो है वो गंदम की फसल नहीं लगा सकते। सॉइल्स के मुख्तलिफ यूजेस हैं। कुछ सॉइल्स ऐसी हैं जिनके ऊपर आप सिर्फ घास फूस वाली फसलें लगा सकते हैं, कुछ सॉइल्स ऐसी हैं जिनके ऊपर आप सिर्फ जो है वो कैश क्रॉप्स लगा सकते हैं, कुछ सॉइल्स ऐसी हैं जिनके ऊपर आप सिर्फ बागात लगा सकते हैं। तो सॉइल सर्वे में हम बेसिकली सॉइल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी एग्जामिनेशन करते हैं, फिर उनकी डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, एंड देन आखिर में उनको जो है वो हम क्लासीफाई करते हैं कि क्या है। तीसरी जो इसकी ब्रांच है उसका नाम है सॉइल केमिस्ट्री। अब देखें मैंने आपको कहा था कि ये इंटर रिलेटेड है, इंटर डिसिप्लिनरी है। अब यहाँ पर देखें केमिस्ट्री आ गई, कहाँ सॉइल साइंस कहाँ केमिस्ट्री।
तो भाई केमिस्ट्री तो होगी, सॉइल केमिकली बना है। तो यहाँ पर हमें क्या है कि हम सॉइल केमिस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, सॉइल की केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं कि भाई ये फला सॉइल बनी किस चीज की है, इसकी फॉर्मेशन क्या है, इसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं, कौन कौन से रॉक्स इसके अंदर मौजूद हैं, और उनके केमिकल फार्मूला क्या है, कौन सी स्टेज पर है, कैसे बने, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है सॉइल्स की। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में आपकी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ईसी आ जाती है, पीएच आ जाती है, आपके न्यूट्रिएंट्स के जो लेवल्स आ जाते हैं, और जो केमिकल प्रोसेस है वो यही सारे कर रहा के था सारे भी पता जो है। है वो। सॉरी, जो माइक किसी का अगर माइक अनम्यूट है तो काइंडली उसको म्यूट कर दें, थैंक यू। तो केमिकल प्रोसेसेस क्या क्या हो रहे हैं, बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस आपकी सॉइल में हो रहे होते हैं। ये जमीन दिखने में एक आम सी चीज है, आज जो लोग सॉइल साइंस में मेजर नहीं कर रहे उनको आज पता चला होगा कि यार ये तभी तो इतने सारे खड़ूस होते हैं सॉइल साइंस वाले, कि किसी से ढंग से जो है वो सीधे मुंह बात भी नहीं करते, वो इसी वजह से कि ये इतना खुश सब्जेक्ट जो है वो हमें पढ़ना पड़ता है। दिस इज अ वंडरफुल साइंस। ये एक बहुत जो है वो कमाल की साइंस है, क्योंकि आप जमीन देखें, हमारे लिए जमीन क्या है, बीइंग जो है वो एक पेट्रियाटिक पर्सन, आप देखें जमीन कितनी बड़ी हमारे लिए एक नेमत है, और ये सारी चीजें हम जो है वो फिर उसके अंदर पढ़ रहे होते हैं। चौथा जो इसका ब्रांच है वो है सॉइल फिजिक्स। अब सॉइल फिजिक्स में हम क्या करते हैं, जमीन की जाहिरी जो खसूसियात हैं, फिजिकल, जो आपको एक आंख से नजर आ रही है, दो आंख से नजर आ रही है, या आप अगर किसी जगह पर खड़े हो जाते हैं, जो चीजें आपको नजर आ रही होती हैं सॉइल की, वो आप कहते हैं कि भाई ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज और प्रोसेसेस जो जमीन के अंदर टेक प्लेस कर रहे हो, या जो है वो जारी वो सारी हो, उसको हम कहते हैं, उनका जो इल्म अगर कोई हासिल करता है या जिस डोमेन में इन चीज़ों को पढ़ा जाता है, उसको हम कहते हैं सॉइल फिजिक्स। अब इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, टेक्सचर पढ़ते हैं, बल्क डेंसिटी पढ़ते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पढ़ते हैं, पोरोसिटी पढ़ी जाती है, बल्क डेंसिटी है, वॉल्यूमेट्रिक जो है वो, सॉरी, पार्टिकल डेंसिटी है, बल्क डेंसिटी है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो हमने जो है वो पढ़नी होती है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई जमीन की जो ज़ाहिरी खसूसियात है वो क्या है। और इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस भी हैं। मिसाल के तौर पे आप पानी तो ऊपर से दे रहे हो ना, तो ये पानी नीचे क्यों जा रहा है, कौन सी ऐसी फोर्सेज हैं जो इसको नीचे लेकर जा रही हैं, ये फिजिक्स का काम है। भाई ग्रेविटी, ग्रेविटी कहाँ से आई, फिजिक्स से आई। ठीक है, तो मूवमेंट इसकी कहाँ होगी, फ्रॉम लोअर टू हायर होगी, हायर टू लोअर होगी, ये क्या है, ये फिजिक्स है पूरी। तो फिजिक्स के भी जो है वो कुछ लॉज या कुछ जो है वो कंपोनेंट्स जो है वो सॉइल के अंदर पढ़े जाते हैं। और इसकी जो है जो ब्रांच जो इन लॉज के बारे में या फिजिकल प्रॉपर्टीज या प्रोसेसेस के बारे में आपको पढ़ाएगी, उसको हम कहते हैं सॉइल फिजिक्स। पांचवी जो इसकी ब्रांच है वो है सॉइल सैलिनिटी। अब सॉइल सैलिनिटी इस एरा की सबसे हॉट और बर्निंग जो है वो साइंस है और फील्ड है, जिसके अंदर हम जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स है, वो जमीनें जिसके अंदर नमकियात की तादाद बहुत ज्यादा हो गई हो, कलराटियों जमीनों जगह पान सिंधी में चवंदा आहियूं, या कलर रजा जमीनें जिसको हम उर्दू में कहते हैं, और वो जो जमीनें हैं उनके बारे में इल्म हासिल इस फील्ड में किया जाता है, उसको हम कहते हैं सॉइल सैलिनिटी। अब इसमें सिर्फ उनके बारे में नहीं पढ़ा जाता, भाई उनके क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी खसूसियात क्या हैं, कौन सी सॉइल में क्या चीज़ कम हो ज़्यादा है, ये साल्स आए कहाँ से, कैसे बने, कहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर आए, ये सारी की सारी चीज़ें आप सॉइल सैलिनिटी में पढ़ते हो। ना सिर्फ इनकी खसूसियात के बारे में, लेकिन इनको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, वो भी हम सॉइल सैलिनिटी में पढ़ते हैं। इनको किन फसलों की जो है वो पैदावार के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है, वो भी जो है वो हम सॉइल सैलिनिटी में पढ़ते हैं। और इनको अगर सही किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, जिसको हम रिक्लेमेशन कहते हैं, ये भी जो है वो इल्म हम जो है वो सॉइल सैलिनिटी की ब्रांच में जो है वो हासिल कर रहे होते हैं। नाउ दिस इज अ कंप्लीट टॉपिक, सॉइल सैलिनिटी या साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स का एक पूरा लेक्चर होगा आपका आगे, जिसमें हम यही चीजें पढ़ेंगे कि भाई साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स हैं क्या, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, और अगर इनको दुरुस्त किया जा सकता है तो क्या क्या तरीके हैं, और कौन कौन से तरीकों से इनको दुरुस्त किया जा सकता है। छठी एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ब्रांच है वो है आपका सॉइल फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब होता है जरसेजी।
कि जमीन की जरखेजी क्या है। अब जरखेजी किस बला का नाम है? जमीन की जरखेजी से मुराद ये होती है कि उस जमीन के अंदर कितनी सलाहियत है कि वो पौधे को वो सारी नशो नुमा या उसके गजाई अंसर मुहैया कर सके जो कि उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हो। तो सॉइल फर्टिलिटी के अंदर हम पढ़ते ही ये है कि ज़मीन को कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी काबिलियत को या उसकी सलाहियत को कम और ज़्यादा करते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन सी फार्म में प्लांट अपटेक करता है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है, कौन से न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, कौन से की कम होती है। अगर ये न्यूट्रिएंट कम हो गया तो क्या अलामात जाहिर होगी, ये न्यूट्रिएंट अगर ज़्यादा हो गया तो क्या अलामात जाहिर होगी, अगर बहुत ज़्यादा हो गया जिसको हम टॉक्सिसिटी कहते हैं तो क्या कैसे पता चलेगा। देखिए, हमें एक आंख से देखना होता है, लेबोरेटरी की टेस्टिंग तो बाद में करते हैं ना हम। हर जगह पर हमें सैंपलिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। कभी कभार हमें एक आंख से देख के हमारी जो विजन होती है, या सॉइल साइंटिस्ट जो होता है या जो एक्सपीरियंस बंदा होता है उसको अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी होती है कि वो देख के ही बता देगा कि भाई यहाँ पर इस जो है वो न्यूट्रिएंट की जो है वो कमी है। तो ये सारी की सारी चीजें, यानी कि एबिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल फर्टिलिटी के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जमीन की वो सलाहियत कि वो पौधों की नशोनुमा के लिए या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं या जो ज़रूरी गजाई अंसर हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो कितने प्रोवाइड करेगी, कैसे करेगी, वो जो सारा इल्म है वो आप सॉइल फर्टिलिटी की ब्रांच में जो है वो पढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सॉइल मिनरोलॉजी। अब मैंने आपको बताया कि जमीन के अंदर 45 से 48% जो है वो मिनरल्स है। तो सॉइल मिनरोलॉजी जाहिर सी बात है ये इसका एक ब्रांच होगा या ब्रांच होगी, जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि भाई सॉइल फार्मिंग मिनरल्स क्या हैं, कौन कौन से ऐसे। देखें, यहाँ पर 2000 से ज्यादा मिनरल्स जो हैं वो इस दुनिया में आइडेंटिफाई किए गए। उन सारों में से सॉइल नहीं बनती, उनमें से चंद मिनरल्स ऐसे हैं जो कि सॉइल की फॉर्मेशन में एक्टिव रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो सॉइल मिनरोलॉजी क्या है? सॉइल मिनरोलॉजी एक सिस्टमेटिक स्टडी है या साइंटिफिक स्टडी है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉइल फॉर्मिंग मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं और उनके इम्पैक्ट्स क्या हैं। अब इम्पैक्ट से मुराद उनके असर क्या है। मिसाल के तौर पे एक जो है वो सॉइल है जिसके अंदर मिनरल ए बहुत ज्यादा है, तो उसकी क्या खसूसियात होंगी। और दूसरी सॉइल है जिसके अंदर ए तो कम है लेकिन बी ज्यादा है, तो उसकी क्या खसूसियात होगी। तो इनके बारे में इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, कैसे मिनरल्स आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को या आपकी सॉइल की क्वालिटी को जो है वो इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, वो हम सॉइल मिनरोलॉजी में पढ़ते हैं। और जो वेरियस सॉइल प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपके मिनरल से जो है वो आ रही होती हैं, वो भी जो है वो हम इसमें सॉइल मिनरोलॉजी में जो है वो पढ़ रहे होते हैं। आठवीं जो इसकी ब्रांच है वो है सॉइल बायोलॉजी, जिसको आमतौर पर माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, लेकिन ये माइक्रोबायोलॉजी से डिफरेंट है। बायोलॉजी के अंदर आप माइक्रो एंड मैक्रो एनिमल्स दोनों के बारे में पढ़ते हैं। फाना एंड फ्लोरा जो भी है आपके, माइक्रोफाना मैक्रोफाना, माइक्रोफ्लोरा मैक्रोफ्लोरा, दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी वजह से कलेक्टिवली हम इसको कहते हैं सॉइल बायोलॉजी। सॉइल बायोलॉजी जो है वो एक सिस्टमेटिक स्टडी है जो कि ताल्लुक रखती है उन ऑर्गेनिजम्स के अबाउट इल्म हासिल करने को जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं। अब वो अर्थवर्म्स भी हो सकते हैं, नेमाटोड्स भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, बहुत सारे फंजाई भी हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आंख से भी नजर आती हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो हमें आंख से नजर नहीं आ रही होती। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजें जो हैं वो आपकी वो सॉइल के अंदर नहीं होती, बिल्कुल होती हैं, वहां पर मौजूद होती हैं। तो वो ब्रांच सॉइल साइंस की जो कि ताल्लुक रखती हो या जिसके अंदर आप मिनरल्स के बारे में पढ़ें, सॉरी, लाइफ के बारे में पढ़ें या उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ें जो सॉइल के अंदर रहते हैं, तो हम कहते हैं सॉइल बायोलॉजी, या उस तालीम को या उस डोमेन को हम कहते हैं सॉइल बायोलॉजी। अब आखिरी जो ब्रांच है इसकी वो है सॉइल कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को किसी चीज से बचा के रखना, कंजर्व करना। तो सॉइल कंजर्वेशन का मतलब ये है कि सॉइल कंजर्वेशन में बेसिकली
आप उन टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं या उन चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं जो कि आपकी सॉइल्स को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम फिजिकल लॉसेस। कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जो फिजिकल होते हैं, जो हमें नजर आ रहे होते हैं। जैसे अभी फ्लड आया था, जो फ्लड आया था उसमें क्या हुआ था कि लोगों की बहती खड़ी हुई जो फसलें हैं वो तबाह हो गई। कैसे तबाह हो गई? वो पानी इतने प्रेशर से आ रहा था तो वो अपने साथ फसलें भी ले गया, जमीन जो नीचे थी वो भी उठा के पता नहीं कहाँ जाकर जो है वो उसने फेंक दी। तो इसको कहा जाता है इरोजन, रिमूवल ऑफ सॉइल विद द हेल्प ऑफ एयर और वाटर इज कॉल्ड इरोजन। तो इसको हम कहते हैं भाई ये फिजिकल लॉस है, यानी कि जो आपको नजर आ रहा है कि भाई यहाँ पर पहले मिट्टी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, अच्छी हुआ करती थी, अब पता नहीं क्या हो गया कि अचानक से जमीनें खराब हो गई हैं। तो फ्लड के बाद जहां जहां पर भी फ्लड आया है, जो लोग प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं, जहां से पानी आया है वहां पर उन लोगों को जो है ये प्रॉब्लम्स देखने को मिले हैं कि भाई वहां की जो टॉप लेयर थी, जो फर्टाइल लेयर थी, वो तो आपकी पानी के साथ चली गई। तो अब वहां पर फर्टिलिटी के बड़े इश्यूज आए हैं। तो इसको हम कहते हैं फिजिकल लॉसेस। दूसरे जो आपकी ज़मीन को जो चीज़ें ख़राब करती हैं जिससे आपको बचाना पड़ता है, वो होता है केमिकल डिटोरिएशन। अब डिटीरियोरेशन का मतलब होता है ख़राब होना, नुकसान में जाना, किसी चीज़ का ख़राब हो जाना। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि भाई पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जो जो सॉइल्स ऑलरेडी ख़राब हो चुकी हैं, पल्यूट हो चुकी हैं, उनको जो है वो किस तरीके से जो है वो बचाया जा सकता है। तो ऐसी ब्रांच सॉइल साइंस की जिसके अंदर आपको सिर्फ ये पढ़ाया जाए कि जमीन को नुकसान से कैसे बचाया जाए, या कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो जमीन को सेहतमंद और बेहतर बनाती हैं, उस ब्रांच का नाम है सॉइल कंजर्वेशन। तो इन टोटल यहाँ पर 9 ब्रांचेज हैं। मैंने जो आपको पहले सॉइल साइंस में हम क्या क्या पढ़ते हैं, अगर आप उस चीज़ को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो जो चीज़ें जो आपको मैंने 4 या 5 कंपोनेंट बताए थे, वो सारी की सारी जो है वो आपको यहाँ पर ही जो है वो देखने को मिल रही हैं। अब आप ये देखें, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मिनरल्स। अब हमने पढ़ लिया कि भाई सॉइल जो है वो मिनरल्स और रॉक्स के मिलकर बनी है। तो अब हमें ये पढ़ना है कि मिनरल्स आखिरकार हैं क्या, किस चीज का नाम है या किस बला का नाम जो है वो मिनरल्स है। पहले तो आप ये देखें कि ये जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं ये पत्थर हैं। ये पत्थर नहीं है, ये मिनरल है। बेसिकली पत्थर को इंग्लिश में कहा जाता है स्टोन। ठीक है, पत्थर को क्या कहा जाता है? स्टोन कहा जाता है, लेकिन ये मिनरल है। अब पत्थर में और मिनरल में ये फर्क होता है कि मिनरल की जो शेप है वो स्पेसिफिक होती है, उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपको ये नजर आ रहा है, ये देखिए, आप अगर इनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे तो ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में टूटेंगे। पत्थर को आप तोड़ेंगे तो उसका छोटा छोटा एज टूटेगा, इसका पाउडर बनेगा। पत्थर का पाउडर इतनी जल्दी नहीं बनेगा, उसके जर्रे जर्रे टूटेंगे। तो दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सॉइल्स। सॉइल्स जो है वो मिनरल्स और रॉक्स के टूटने फूटने से मिलकर जो है वो बनती है। अब इसका नाम हेमाटाइट है, ये आपको नजर आ रहा है। ये मैग्नीसाइट है, ये लिमोलाइट है, ये गिप्साइट है, ये कैल्साइट है और ये जिप्सम है। जिप्सम जिसको हम आमतौर पर चूना कहते हैं, ये सबको पता होगा कि ये क्या चीजें होती है। अब मिनरल्स हैं क्या, किस बला का नाम मिनरल है, किस चीज को हम मिनरल कहते हैं? बस आपको अगर कोई भी ये आड़ी टेढ़ी चीज जो है वो कहीं पर रास्ते में चलते फिरते कोई पत्थर वत्थर मिल जाए तो इसका मतलब मिनरल थोड़ी होता है। इसको आप कभी भी जो है वो मिनरल नहीं कह सकते। मिनरल्स की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है जो आपको बताई गई है, एक साइंटिफिक डेफिनेशन है मिनरल्स की। ठीक है, पहली बात आप याद रखें, मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग। नेचुरली अकरिंग का मतलब ये है कि ये कुदरती है, किसी डिजाइनर ने इसका ये डिजाइन नहीं बनाया, किसी लोहार ने लोहे से इसको जो है वो काट काट के नहीं बनाया, किसी आरा मशीन में इसको जो है वो इस तरीके की डिजाइन में नहीं डाला गया। ये कुदरती ऐसे हैं। अगर किसी ने मार्बल देखा हो तो मार्बल भी क्या है? मार्बल भी एक पत्थर है, मिनरल है वो भी। मार्बल में एक टर्म यूज होती है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट इज ऑल्सो अ मिनरल, जो कि हम अपने किचन के ऊपर स्लेब्स के ऊपर लगाते हैं, नीचे जमीन फर्श के ऊपर लगाते हैं। ये भी एक मिनरल है।
इनके बहुत बड़े जखायर हैं आपके जो है वो नॉर्दर्न एरियाज में। तो सबसे पहली बात जो मिनरल के लिए आपको याद रखनी है या समझनी है कि भाई मिनरल इज नेचुरली अकरिंग। ये कुदरती तौर पर पैदा होने वाली चीज है, कुदरत की तरफ से ये तोहफा है जो जमीन के अंदर पहले से ही मौजूद है, खुद बनते हैं, खुद ही यहाँ पर आ गए हैं, किसी इंसान ने इनको नहीं बनाया। पहली बात, इट इज नेचुरली अकरिंग। दूसरी बात, इनऑर्गेनिक सॉलिड। अब इनऑर्गेनिक का मतलब ये है कि इनके स्ट्रक्चर में कार्बन नहीं होता। एनीथिंग which does not possess carbon in its structure is called as an inorganic substance. केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री, 9th क्लास की केमिस्ट्री। तो जिन लोगों ने पुरानी चीजें भुला दी हैं उनको अब याद करने की जरूरत है कि भाई ये इनऑर्गेनिक क्या है। इनऑर्गेनिक वो सारी चीजें इनऑर्गेनिक कहलाती हैं जिनके कंपोजिशन में, केमिकल फार्मूला में, या जिनकी तखलीक के अंदर जो है वो कार्बन नहीं होता। तो पहली बात तो ये इनऑर्गेनिक है। दूसरी बात, सॉलिड मटेरियल होगा, कभी भी ये पानी नहीं होगा कि आप इसको फ्रिज में जमा दें तो आपको जो है ये ऐसी फॉर्म में मिल जाए, नहीं। ये नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड है। सॉलिड तो है लेकिन इनऑर्गेनिक है, यानी कि इसके केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर दूर दूर तक जो है वो ऑर्गेनिक जो मटेरियल है वो नहीं है, यानी कि कार्बन इसके अंदर नहीं है। अब दो बातें मैंने आपको क्लियर करवा दी कि भाई वो हर वो चीज, मिनरल क्या है, एक नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंस विद अ डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है मखसूस, फिक्स्ड, यानी कि उसकी फिक्स्ड कंपोजिशन होगी, फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन। अब उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है या कीमियाई तौर पर जो उसकी तख्लीक है वो क्या होगी, फिक्स जो होगी, तो उसको हम कहते हैं डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। अब इसका मतलब ये है डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन का कि इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती। अगर मैं कहता हूं कि भाई कैल्साइट है तो कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। इसकी केमिकल कंपोजिशन में दो चीजें हैं, कैल्शियम और कार्बोनेट। अगर ये जिप्सम है तो ये कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम और सल्फेट जब आपस में मिलते हैं तो ये कैल्शियम सल्फेट बनाते हैं और उसमें से जो मिनरल बनता है उसका नाम जिप्सम है। अब ऐसे नहीं होगा कि जिप्सम जो है वो पाकिस्तान के अंदर कैल्शियम सल्फेट है, अमेरिका के अंदर जिप्सम जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट हो जाए, और अगर इंडिया चले जाओ तो ये सोडियम सल्फेट हो जाए। नो, नेवर। जिप्सम जब भी जहां पर भी आपको मिलेगा इसकी केमिकल कंपोजिशन फिक्स जो होगी। इसके अंदर सिर्फ कैल्शियम एंड सल्फर ही मिलेंगे। कैल्साइट के अंदर कैल्शियम और कार्बोनेट मिलेंगे। हेमाटाइट के अंदर आयरन होगा, ये आयरन का मिनरल है हेमाटाइट। मैग्नीटाइट जो है वो मैग्नीशियम का मिनरल है। तो इनकी इस वजह से हम कहते हैं कि भाई वो चीज मिनरल है जो नेचुरली अकरिंग भी हो, इंसान ने खुद से नहीं बनाई हो, लेबोरेटरी में नहीं बनाई हो, किसी दुकान के ऊपर नहीं बनाई गई हो, ऊपर से वो इनऑर्गेनिक भी होनी चाहिए, यानी कि उसके स्ट्रक्चर में आपको कार्बन भी नहीं मिलना चाहिए। फिर बात आ जाती है कि हो भी सॉलिड। कभी आप ये ना कह दें कि भाई ये पानी है, ये मिनरल है। अब ये जब आप इसको फ्रिज में जमाएंगे या बर्फ के अंदर डाल देंगे तो ये सॉलिड बन जाएगा, तो फिर ये मिनरल होगा? नहीं, मिनरल हमेशा सॉलिड होगा। ये बनता एक लिक्विड से है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये मिनरल्स कहाँ से आते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन ये जब हम मिनरल हम तब इसको कहते हैं जब ये सॉलिड फॉर्म में हो। उसके बाद इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी फिक्स्ड होगी, यानी कि इसके अंदर जो चीजें हैं, जो केमिकल्स हैं या जो एलिमेंट्स जिस चीज से मिलकर ये बना है, ये भी इसका जो है वो फिक्स्ड होगा। इसकी बॉइलिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट, इसके जो इंडाइसिस हैं वो सारे के सारे जो है वो फिक्स्ड होंगे। कहीं कहीं पर यह भी कहा जाता है कि इनकी कुछ हद तक जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी फिक्स होगी, लेकिन कभी कभार इनके अंदर इम्प्योरिटीज आ जाती हैं तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो फिक्स नहीं रहती। इसीलिए मैंने यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज का जिक्र नहीं किया। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज भी जो है वो काउंट होती हैं, कहीं कहीं पर कुछ बुक्स के अंदर ये भी लिखा हुआ है। और आखिरी जो मिनरल की खासियत है वो है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। एक होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दूसरा होता है अमॉर्फस स्ट्रक्चर। ये केमिस्ट्री की जबान में स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब है कि उसकी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगी, इसके क्रिस्टल्स बनेंगे
और उन क्रिस्टल्स को कुदरती तौर पर एक फिक्स्ड जो है वो डायमेंशन में 3D स्ट्रक्चर होगा इसका। आप जहां से भी इसको देखेंगे इसको 3D स्ट्रक्चर होगा, ये 2D स्ट्रक्चर नहीं होता क्योंकि ये क्रिस्टलाइन है। अब आप अगर इसको देखें, ये बेसिकली क्वार्ट्ज है। ठीक है, आप अगर किसी को हाथ में घड़ी पहनी हुई है तो वो नीचे अगर आप उसमें देखेंगे तो वहां पर लिखा होगा क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज मूवमेंट है। अब क्वार्ट्ज का जो मिनरल है वो आमतौर पर आपकी घड़ियों में इस्तेमाल होता है। जिन लोगों ने घड़ी रखी हुई है या हाथ में पहनी हुई है वो देखेंगे तो ये क्वार्ट्ज मूवमेंट है। अब ये जो आपके जो कांटे हैं आपकी वॉच में, ये क्वार्ट्ज की मदद से जो है वो मूव हो रहे होते हैं, तो दैट्स वाई इसको हम कहते हैं इसकी क्वार्ट्ज मूवमेंट है। दूसरी वॉचेज होती हैं वो ऑटोमेटिक होती हैं, उनके अंदर क्वार्ट्ज का जो मिनरल है वो यूज नहीं होता। सो मिनरल को अगर मैं समराइज करूँ, टाइम खत्म होने वाला है, आखिरी जो है 2 मिनट है, तो इसमें मैं मिनरल समराइज करता हूँ। आगे एक या दो स्लाइड्स हैं, फिर उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन लूंगा होपफुली। तो मिनरल क्या है? मिनरल कुदरती तौर पर पाए जाने वाला एक सॉलिड सब्सटेंस है, सख्त किस्म का मादा है जो कि इनऑर्गेनिक होता है, और उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है या उसका जो केमिकल फार्मूला है या उसकी जो केमिकल तख्लीक है वो मखसूस होती है। ठीक है, एंड देन एट द एंड उसका एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। कोई भी ऐसी चीज जिसकी ये खुसूसियात हो उसको हम मिनरल कहें। बहुत ही सिंपल और आसान लफ्जों में मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है कि एक नेचुरली अकरिंग का मतलब क्या है कि ये हाथ से नहीं बनाया गया। इनकी तख्लीक देखने में ऐसे लगता है कि इसको डिजाइनर ने डिजाइन किया है, लेकिन ऐसे नहीं है। आपने डायमंड्स देखे तो डायमंड कैसे बनता है? कुदरती है वो, किसी ने नहीं बनाया उसको। वो भी एक मिनरल है, डायमंड भी एक मिनरल है। ठीक है, तो उसको किसने बनाया? उसको किसी ने नहीं बनाया। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि कुदरत की तरफ से पैदा की गई हो, इनऑर्गेनिक हो, सॉलिड स्टेट में मिले, और उसकी फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन और फिक्स्ड केमिकल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो, उसको हम कहेंगे ये एक मिनरल है। अब क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर ऐसा है तो ऐसा ही मिलेगा हर जगह पर, ऐसा नहीं बन सकता कभी भी क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जब भी आपको दिखेगा ऐसा मिलेगा। ये मैं कहूँ कि भाई कैल्साइट आज ऐसा है बन जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता, कैल्साइट जैसा है वैसा ही रहेगा। तो दिस इज द मिनरल। मिनरल्स जो हैं वो कुदरती होते हैं, जो ज़ेरे ज़मीन मौजूद होते हैं। कहाँ से आते हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि भाई कैसे आए मिनरल्स, कहाँ से आए। और याद रखें कि मिनरल्स जब आपस में मिलते हैं तो आपके रॉक्स बनते हैं। जो रॉक्स